था फॉर द फर्स्ट टाइम कंपनी का जो भारत में जहां जहां भी पोजीशंस था उसको रेफर किया गया एज ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया इन ऑर्डर टू ओवरराइड द डिसीजन ऑफ द काउंसिल he unless he had more powers statutorily he won't be able to override. So the very fact that his both the demands are met successfully, before what happened British Parliament or British government did that invest more powers on Governor General. ये मालूम है कि नहीं 1772 में 1 मिलियन पाउंड का लोन लिया था. आर यू अवेयर ऑफ दिस फैक्ट? नो. 4% इंटरेस्ट. हाँ 4% इंटरेस्ट. हाँ, देखो उनको मालूम है. तो आज थोड़ा लिखेंगे क्योंकि एक्ट का मामला है, इसलिए कुछ पॉइंट्स होगा. मैंने बता दिया था कि 6-7 पॉइंट्स होंगे हर एक एक्ट में. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773. देखिए, दिस वाज द फर्स्ट स्टेप taken by the British government to regulate and control the company's affairs in India. Reasons लिख लीजिए. Reasons for the introduction of this act. The famine of 1770 brought the condition into the brink of bankruptcy. पॉलिटिकल रीजंस में लिख लीजिए. टू ब्रिंग कंपनीज अफेयर्स अंडर द कंट्रोल ऑफ पार्लियामेंट, British Parliament. To bring companies' affairs under the control of British Parliament and to put an end to this arbitrary rule. And to put an end to the arbitrary rule of the company. की प्रोविजंस में देखिए, इट designated the governor of Bengal as the Governor General of Bengal with an executive council comprising 4 members to assist him.
Clear, a very simple point. And Warren Hastings was appointed the first Governor General of Bengal. अब जब मद्रास और बॉम्बे इसके बाद वाले पॉइंट में the activities will be subsumed under the Governor General of Bengal तो इससे क्या पता चलता है? Centralization. Very good. So it is an indication. It is an indication. It laid the ground for the centralization. लिख लीजिए, it laid the ground for centralization. Yes, centralized administration in the Indian subcontinent. Now the question of Supreme Court. Next point. At Fort Williams in Calcutta, in 1774, a Supreme Court was established with appellate and original jurisdiction. Appellate, A-P-P-E-L-L-A-T-E, appellate and original jurisdiction. क्या मतलब होता है ओरिजिनल और appellate का, आप बताओ। आप पिछली क्लास में नहीं थे क्या? क्या नाम है आपका? आप अपने बारे में थोड़ा बताइए हमको। मोहम्मद अमीन नाम है सर। मोहम्मद अमीन। बैंगलोर से आया हूँ। कहाँ रहते हैं बेंगलोर में? मैं बाल सेंट्रल बैंगलोर बाल। अच्छा, हेबल में। हाँ ठीक। तो यहाँ तैयारी के लिए आए हैं? वहाँ नहीं था इंस्टीट्यूट्स? कोचिंग से ही। अच्छा, वहाँ नहीं है कोचिंग। और क्या है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन? मैं ग्रेजुएट हूँ इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस बीटेक। बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग। कहाँ से? और वीडियो विश्वरैया। अच्छा, विश्वरैया, यू नो द नेम? कौन कौन नहीं जानते हैं? हाँ, He's a civil engineer. He's a civil engineer. He built the KRS Dam. He built the bridge in many places in Tamil Nadu. ये कितना कुछ जानते हैं विश्वरैया के बारे में। आपको मालूम था? So he's from Bangalore. मोक्ष गुंडम विश्वरैया। मोक्ष इंजीनियर्स डे उन्हीं के नाम पे मनाया था, है ना? भारत रत्न, इंजीनियर बाय प्रोफेशन। और बेंगलोर में खास करके पानी का जो बंटवारा हुआ मॉडर्नाइज, तो उन्हीं का देन है। सर वो एक्चुअली केम्पेगौड़ा का था, उसको केम्पेगौड़ा जहाँ पे एयरपोर्ट है अभी, ये बिल्डिंग विशेष है। हाँ, लेकिन नाम उन्हीं का हुआ है, मोक्ष गुंडम। नाम उन्हीं का हुआ है, मोक्ष गुंडम विश्वरैया। बहुत अच्छा है। तो हाउ फार यू आर कंफर्टेबल विथ पॉलिटी? नॉट सो गुड। Have you read earlier? दैट इज Okay. You have also appeared in civil services prior? No. I recently graduated. Wish you all the best in Delhi.
एनी अच्छा आप भी नए हैं? मैं आपका पहला क्लास है मेरा। आपका क्या नाम है, क्या बैकग्राउंड है आपका? हाँ मौसमी द्वारा अच्छा, कहाँ से? आसाम? ऑखम। बहुत बढ़िया। ये तो नेशनल इंटीग्रेशन इसी को कहा जाता है, यूपीएससी नेशनल इंटीग्रेशन। सभी लोग अलग अलग ने स्टेट से जोड़ देते हैं लोगों को। क्या कहना आपका, क्या ओपिनियन है? नेशनल इंटीग्रेशन कैसे अचीव करते हैं लोग? क्लास आइडेंटिटी फॉर्म करके किसी बेसिस पे, मतलब एक कल्चरल बेसिस पे या हिस्टोरिकल बेसिस पे। जब पूछेगा आप इंटरव्यू पूछे कैसे अचीव करोगे तुम नेशनल इंटीग्रेशन? कैंसिल कर दें? सर व्हाइट बोर्ड खोल दीजिए फिर सही देखो ओवर द कोर्स ऑफ टाइम सर हम एक कल्चरल आइडेंटिटी बनाते हैं, उसी बेसिस पे भी नेशनलिज्म फॉर्म करे जा सकती है। जैसे जर्मनी में हुआ था, हिटलर ने करा था। इसी तरीके से नेशनलिज्म फोर्स किया जा सकती है ऑन डिफरेंट बेसिस लाइक रेस, एथनिसिटी, कास्ट, जेंडर, रिलीजन। लेकिन इंडिया के इसमें बहुत ही डाइवर्स कल्चर्स आ जाते हैं, बहुत सारे डायमेंशंस आ जाते हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक। क्या लिखा? हाँ मैं पूछा था एपलेट और कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, एपलेट और ओरिजिनल में क्या डिफरेंस, क्या मतलब होता है एपलेट का और क्या मतलब होता है ओरिजिनल का? आप बताओ। अपील करते हैं कहाँ से? कोई भी कर सकता है। अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है आप अपील में जाते हैं? अपील में जा सकते हैं? सर अपीलेट So उसके लिए fundamental rights violation के लिए fundamental remedies देते हैं। So fundamental rights violated होता है तो उसके लिए fundamental remedies कितनी होती है? नहीं, मान लीजिए कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हम लोग पढ़े आर्टिकल 32 में ना, तो उसमें लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अंडर आर्टिकल 32 एंड गेट द रिलीफ। तो क्या ये एपलेट हुआ? ये मेरा प्रश्न। लोअर कोर्ट से अपर कोर्ट में जाने को है साथ वहाँ लेके जाना है। जैसे मान लीजिए करकरडुमा है ना, 30,000 कोर्ट है यहाँ पे, रोहिणी कोर्ट है, साकेत कोर्ट है, पटियाला कोर्ट है, ये सब क्या है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का डिसीजन जो है किसी के फेवर में आएगा तो किसी के डिसफेवर में आएगा। तो जिसके डिसफेवर में होगा तो वो चैलेंज करेगा ना, तो वो कहाँ जाएगा? दिल्ली के बारे में एग्जाम्पल लें, इट विल गो टू दिल्ली हाई कोर्ट, दैट इज कॉल्ड अपील। मैं क्या बोल देखते हो, कहाँ आप क्या करेंगे? मैं अपील करूंगा हाई कोर्ट में, बोलते हैं दैट इज अपीलेट। वहां भी वो अगर मान लीजिए असंतुष्ट हुआ, इवन इफ ही इज डिससैटिस्फाइड विद द verdict of the high court, where he will go? He has yet another chance to go to supreme court. तो ये वाला पार्ट हमको appellate का है, ठीक है, क्लियर। ओरिजिनल जुरिडिक्शन का मतलब क्या होता है? जब हम बोलते हैं ओरिजिनल जुरिडिक्शन, यहाँ पे लिखा हुआ है कि appellate और ओरिजिनल दोनों है सुप्रीम कोर्ट के पास, ये आपने लिखा ना। ओरिजिनल कहते हैं जब किसी दो स्टेट के बीच में विवाद का निपटारा अगर हो रहा हो, इफ यू वांट टू dispel the dispute that exists within the two states, or a state on one hand, a union on the other. If the dispute is between union and state, case number one. Case number two, if there is dispute between two states, वहां पे भी हो सकता है। A union plus one or more, on the other hand, one or more than one, वहां पे भी हो सकता है। तो यहाँ इंडिविजुअल नहीं होगा, यहाँ जब भी होगा वो कौन? फेडरेटिंग यूनिट्स होंगे। ओरिजिनल में कौन होगा? फेडरेटिंग यूनिट्स होगा। क्लियर है? तो उनके विवाद को निपटारा करते हैं किसके माध्यम से? ओरिजिनल जुरिडिक्शन के द्वारा। क्लियर है? इफ देयर इज अ डिस्प्यूट दैट एग्जिस्ट बिटवीन द फेडरेटिंग यूनिट्स, though there is an arrangement in the High Court as well as Supreme Court,
under their respective original jurisdiction, whereas in appellate the case arises from the lower court, it goes to high and then to Supreme Court. Clear हो गया? समझ में आया? तो अगर सुप्रीम, आपने क्या लिखा है, वो सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था कहाँ हुई थी? कलकत्ता में फोर्ट विलियम एक जगह वहां पे हुई थी। जो उनके पास कौन कौन से ज्यूरिसडिक्शन थे? ज्यूरिसडिक्शन मीन्स क्षेत्राधिकार, ठीक है, जहां पे द एरिया ओवर विच इट कैन एक्सरसाइज इट्स पावर, योर ज्यूरिसडिक्शन। क्लियर है? समझ में आया ज्यूरिसडिक्शन? तो यहां पे भी क्या लिखा? एपेलेट और ओरिजिनल। तो एपेलेट और ओरिजिनल कहां के लिए बारे में बात की जा रही है? जो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत फोर्ट विलियम टाउन जो है कलकत्ता का, वहां एस्टैब्लिश हुआ था। क्लियर है? तो पहले 3 पॉइंट पढ़ लीजिए जो लिखा है पहले। अब यहां पे एक बॉडी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, इसको सीओडी कहते हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। अब समझ लो, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो अपॉइंट करते थे वो शेयर होल्डर्स का एक बॉडी था कंपनी का। हम लोग शायद पिछली क्लास में चर्चा किए थे। उसको बोलते थे कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। तो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स को यह अधिकार प्राप्त था, यू कैन अंडरस्टैंड हिंदी, कि वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करें। तो 2 बॉडी हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी में, एक कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स हो गया और एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हो गया। सो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वर द एम्प्लॉइज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, whereas कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स वर द शेयर होल्डर्स। क्लियर डिफरेंस? ये लिख लीजिए पॉइंट। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, अच्छा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 24। क्लियर है? 24। अपने भाषा में भी लिख सकते हो, इजी वे में, जिसमें तुमको समझ में आए। यहां पे प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की, रिटन प्रैक्टिस। A court of directors comprising 24 members was structured, whose main responsibilities included अब उनकी जो जिम्मेदारी थी वो क्या थी? कम्युनिकेशन करना, टू सबमिट कम्युनिकेशन। किसको सबमिट करेगा? ब्रिटिश पार्लियामेंट। किस सब्जेक्ट्स के प्रति सबमिट करेगा? रिपोर्ट देगा किसके प्रति? 3 विषय बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिवेन्यू, सिविल और मिलिट्री। रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर हो गया? राजस्व मामला, सेना का मामला और सिविल। ठीक है? तो 2 बॉडी हो गया एस्टैब्लिशमेंट 1773 में। कौन कौन? एक सुप्रीम कोर्ट हो गया, जिसका की ज्यूरिसडिक्शन बोथ एपेलेट और, क्लियर है? दूसरा सीओडी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि अपॉइंट कौन करता था? कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स।
तो लिख लो नोट में वहां पे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वर अपॉइंटेड बाय कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। ठीक है। Now, who were court of proprietors? They were the shareholders of the company, East India Company. ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया 70-73 का? फर्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 1, कुछ सुप्रीम कोर्ट सबसे पहला पॉइंट, कुछ रीजंस जैसे फेमाइन आया था, फिर वो तो रीजंस हुआ। पहला पॉइंट क्यों, की प्रोविजंस में सबसे पहला पॉइंट क्या था? गवर्नर ऑफ बंगाल। यही क्लास में याद कर लो, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, इतना अच्छा दिमाग में बिठा लो सब पॉइंट, इसी में से वो ऑप्शंस आएगा, आपको टिक कर देना है। क्लियर है? गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और 2 प्रेसिडेंसी मद्रास और बॉम्बे ब्रॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ बंगाल। क्लियर है? वारन हास्टिंग बिकेम फर्स्ट सच गवर्नर जनरल। क्लियर हो गया? दूसरा, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट विथ एपेलेट एंड ओरिजिनल जुरिसडिक्शन वेयर एट फोर्ट विलियम्स इन कैलकाटा। और वो चीफ जस्टिस का नाम भी कभी कभी आया था, सर एलिजा इम्पे। लिख लीजिए, सर एलिजा, ELIJAH, एलिजा इम्पे, IMPEY। एलिजा इम्पे was the first chief justice of the Supreme Court. Sir Elijah Impey, ELIJAH, Elijah Impey was the first chief justice of the Supreme Court. अब इसका डिमेरिट्स क्या था 1773 का, कोई बता सकता है? सर एक सेंट्रलाइजेशन इसका मद्रास और बॉम्बे का प्रेसिडेंसी में उसका पावर कम हो गया। ठीक है, वेरी गुड। देखो, पावर उसका जो कम हो गया उसको उससे दिक्कत नहीं था। दिक्कत क्या था, हमने सुप्रीम कोर्ट की एस्टैब्लिशमेंट की, तो ईगो क्लैश हो गया सुप्रीम कोर्ट और दूसरा किसमें, गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। ये दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो गया। बात समझ रहे हो? किसमें गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पावर और सुप्रीम कोर्ट का पावर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यहां पे नहीं, यहां पे कौन 2 बॉडी हैं? तो लिख लीजिए, कंफ्लिक्ट अरोज बिटवीन सुप्रीम कोर्ट एंड गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल। क्लियर है? अब क्या कॉन्फ्लिक्ट था, क्वेश्चन किसी ने पूछा नहीं, क्या किस तरह का कॉन्फ्लिक्ट, क्या विवाद हो गया ऐसा? उन लोगों के रेस्पेक्टिव स्फेयर्स ऑफ जुरिसडिक्शन जो थे वो क्लियरली डिफाइंड नहीं किए गए थे। उन लोगों के रेस्पेक्टिव जुरिसडिक्शन जो हैं वो क्लियरली डिफाइंड नहीं किए गए थे। रेस्पेक्टिव लिख लीजिए, देयर रेस्पेक्टिव जुरिसडिक्शन jurisdiction was not clearly defined.
तो बहुत अनलॉफुल एक्टिविटीज भी, अनफेयर एक्टिविटीज भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हुआ, जिसको कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक इन्वेस्टिगेट करने के लिए कमिटी बनाई कि इस मैटर को सेटल किया जाए, यानी उनके रिस्पेक्टिव जुरिडिक्शन को रिस्टोर किया जाए। तो यह एक्ट पास हुआ, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। दूसरा क्या नाम था? 1781। तो 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो था वो उनके रेस्पेक्टिव जुरिडिक्शन को सेटल करने के लिए था, इसलिए उनका नाम क्या है? एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। तो उसके पहले 2 पॉइंट और लिख लीजिए। टू रिजॉल्व दिस इशू, the British Parliament established a committee. The British Parliament established a committee whose main task was investigating the situation and present the report to the British Parliament. तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उन्होंने रिपोर्ट दिया, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंसीडर किया, और अपॉन सच कंसिडरेशन इट वाज नेसेसिटेटेड दैट एन एक्ट ऑफ सेटलमेंट नीडेड टू बी पास्ड। तो वो लिख लीजिए। कंसीडरिंग इट्स रिपोर्ट, the Parliament passed the Act of Settlement in 1781. Which was a significant piece of legislation. अब हम हेडिंग देंगे एक्ट ऑफ 1781, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। और उसमें सबसे पहला पॉइंट आएगा, द जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वॉज डिफाइंड विद इन कैलकाटा। और गवर्नमेंट के, समझ लीजिए, गवर्नमेंट के सर्वेंट्स पे भी ये बताया गया कि अगर किसी भी तरह का अनफेयरनेस दिखाई पड़ा तो उसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। तो लिखिए सेकंड पॉइंट, और इस एक्ट का लास्ट पॉइंट, ऑन द एट द एंड ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल, servants of the government were to be meted out with punishment
were to be meted out, METED, were to be meted out with a punishment, if they did anything unlawful, if they did anything unlawful while discharging their duties. तो ये आपका 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसके डिफेक्ट को एड्रेस करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट पास हुआ। इसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट कौन है? हु इज पिट? ऑफ कोर्स ऑफ ब्रिटेन। ये बता दूं मैं तुम्हें, आप लोगों को, विलियम पिट जो थे जूनियर, इनका विलियम पिट जूनियर, इनके पिताजी विलियम पिट थे। विलियम पिट जूनियर जब आया तो ये विलियम पिट जूनियर के द्वारा ही देखरेख में, उन्हीं के देखरेख में हुआ। तो विलियम पिट जूनियर अब तक के सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर, 24 साल के मात्र ग्रेट ब्रिटेन के। तो यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर इन द हिस्ट्री ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, विलियम पिट जूनियर, at the age of 24. इंडिया में कौन है यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर और यंगेस्ट प्रेसिडेंट, मालूम है? एट द एज ऑफ 42 एंड हाँ यंगेस्ट तो क्या 25 में हो जाएगा? Our youngest president of India, नीलम सारे प्रेसिडेंट याद हैं नाम? आईएएस में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आईएएस एस्पिरेंट से ये उम्मीद की जा सकती है कि उसे मालूम होना चाहिए। क्यों? अगर कोई पूछेगा तो वो गलत नहीं पूछेगा। अगर कोई लेमैन अगर पूछ दिया, जान गया कि आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, अब बोला अच्छा ठीक बताइए सर जी कि अब तक कितने प्रधानमंत्री हुए, कि कितने राष्ट्रपति हुए, तो विल ही बी रॉन्ग? चलो मान लो वो अपने इंक्विजिशन ने आपको टेस्ट करने के लिए पूछा, स्टिल ही वोंट बी रॉन्ग। तो ये आप ठीक कर लीजिएगा, एटलीस्ट प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, ये तो टिप्स होना चाहिए आप लोगों का, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में तो आप लोग किसी से मैं पूछ सकता हूँ, क्रॉनिकल्स उसका याद कर लेना, ठीक है? तो दोनों एक्ट हो गया। अब आई चलिए हम लोग किसने पिट्स इंडिया एक्ट पे आते हैं, 1784। पिट्स इंडिया एक्ट, द एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बाद पिट्स इंडिया एक्ट। इसका जो मेन सबसे पहला पॉइंट यही था कि कंपनी का कॉमर्शियल एक्टिविटीज और कंपनी का पॉलिटिकल एक्टिविटीज, उस दोनों को अलग अलग कर दिया गया। तो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उनको कॉमर्शियल पकड़ा दिया, अब आप कॉमर्शियल देखोगे। और एक नए बॉडी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, उसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बीओसी, है ना? तो रेस्ट जो है वो बीओसी के पास आएगा। तो ये सबसे पहला पॉइंट ये लिखिए, इट डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन commercial and political functions of the company.
और दूसरे पॉइंट में लिखिए इट एस्टैब्लिश्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल which had 6 members comprising Chancellor of the Exchequer, Chancellor of Exchequer. Exchequer की स्पेलिंग क्या होगी? कौन कौन लिख पाएगा? अब क्यू होगा, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? ठीक है, चांसलर ऑफ एक्सचेकर. वेरी गुड. Comma, a secretary of the state and not more than 6 members of privy councillors प्राइवी काउंसिलर्स खुद ब्रिटिश क्राउन उसको इलेक्ट करते थे. वो ब्रिटिश क्राउन टू बी डायरेक्टली अपॉइंट, लिख लीजिए, टू बी डायरेक्टली अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश क्राउन. तो इनके पास कौन कौन सा फंक्शन आ गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है, इनके पास सीओडी के पास क्या रहा, बीओसी के पास क्या रहा? बीओसी जो ये है इसके पास क्या है? पॉलिटिकल आ गया. और सीओडी के पास कमर्शियल चला गया. सी ऐसे सी से याद रखो, सी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, सी फॉर कमर्शियल, याद रखने के लिए. और बीओसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल वही रेवेन्यू, मिलिट्री, सिविल, उनके पास चला. क्लियर है? तो वो लिख लीजिए. Company's civil, military and revenue activities, company's civil, military and revenue activities were controlled by BOC. Whereas all commercial functions were attributed to COD. अब पिट्स इंडिया एक्ट ने गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के 4 सदस्य थे उसको 3 कर दिया. लिख लीजिए. पिट्स इंडिया एक्ट के तहत इट रिड्यूस द गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर फ्रॉम 4 to 3. क्या लिखा भी आपने? गवर्नर जनरल काउंसिल मेंबर्स रिड्यूस फ्रॉम 4 to 3. अब ये इसमें 4 सदस्य थे, इसमें एक नेसेसरी CNC था, कमांडर इन चीफ.
अब देखिए क्या है, इसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस आया, ठीक है। तो कॉर्नवालिस की कंडीशन क्या था कि अगर हम इसको 4 रखेंगे और उसके बाद जो इसके सक्सेशन जो था, कॉर्नवालिस का ये मानना था कि हमको अगर, क्योंकि बहुत दिनों से उसके साथ नेगोशिएशन चल रहा था, काफी दिन चल रहा था, तो बोला अगर हमको CNC का पावर दे दिया जाए, किसका? CNC का, यानी कि वो डुअल पावर चाह रहा था। कौन कौन सा? गवर्नर जनरल तो बनेंगे ही बनेंगे, वो बनेंगे तब जब हमको उसके एक CNC जो होंगे, 4 मेंबर्स होंगे, वो हमारे पास आ जाएगा। बात समझ रहे हो? तो 4 में से एक उधर चला गया, तो कितना बचा? 3 बचा इधर। तो वो किसी और ने नहीं, बल्कि कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस का ही ये डिजायर था, ठीक है। तो लिख लीजिए ये वाला पॉइंट। द कमांडर इन चीफ वॉज वन ऑफ इट्स मेंबर्स Commander-in-Chief was one of its members और ब्रैकेट में कहते which was later on demanded by Lord Cornwallis for acquiring the position of Governor General. For acquiring the position of Governor General. तो 1786 का जो मामला है, एक्ट ऑफ 1786, अभी हम लोग 4 एक्ट पढ़े ना। 1773, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और एक्ट ऑफ 1786। तो ये 1786 में 2 बड़े इंपॉर्टेंट चेंजेस आए। एक तो ये जो मैंने लिखवाया, समझाया अभी, कि जो गवर्नर जनरल है वो कमांडर इन चीफ, इसी एक्ट से वो एस्टैब्लिश्ड हो गया। देखो कुछ भी चीज होता था पहले, जब तक वो ब्रिटिश पार्लियामेंट से अप्रूव ना हो, एक्ट ना बन जाए, तो वो विधिवत तौर पर वो गवर्नेंस का मामला नहीं बनता था, क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट सोवरिन था। तो कुछ भी गवर्नेंस का में कोई चेंजेस आएगा तो वो चेंजेस अप्रूव्ड, प्रायर अप्रूवल इट नीडेड टू बी फ्रॉम द पार्लियामेंट इन द फॉर्म ऑफ एक्ट, तभी उसकी सैंक्टिटी, उसकी वैलिडिटी एस्टैब्लिश होगी। क्लियर है? तो ये 1780 इम्प्लिसिट है हमारे बीच में और आपके बीच में कि आपको ये पोजीशन हम देंगे, लेकिन इम्प्लिसिट अंडरस्टैंडिंग है ना, टैसिट अंडरस्टैंडिंग है। इसको इंप्लीमेंट करने के लिए एक्ट के माध्यम से होता है, तो वो एक्ट इसीलिए पास हुआ है। जैसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, अभी हमने क्या पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन क्लियरली डिफाइंड नहीं था, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया? कमेटी बिठा और बोला रिपोर्ट दो। रिपोर्ट देने के उपरांत उसने क्या किया? एक्ट पास हुआ, जिसमें क्या हुआ? उसका डिफाइंड किया गया कहां पे? कैलकाटा टू बी द ओनली जुरिस्डिक्शन, नॉट एंटायर बंगाल। समझ रहे? और इस तरह से डिस्प्यूट को खत्म किया। किसके किसके बीच में डिस्प्यूट था? किसके किसके बीच? गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव काउंसिल और प्लस सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो अभी हम लोग लिखेंगे एक्ट ऑफ 1786, एक्ट ऑफ द एक्ट ऑफ 1786। अच्छा, यहां पे एक इवैल्यूएशन है कि पिट्स इंडिया एक्ट को आप कैसे देखते हैं। आप उसके की प्रोविजंस पे जाइए, थोड़ा एक बार पढ़िए तो। सिस्टम आ गया। हाँ, डुअलिज्म था यहाँ पे, बिल्कुल था डुअलिज्म। और बताइए। बिल्कुल धीरे धीरे कंपनी से जो है पावर ले, धीरे धीरे कंपनी के हाथों से पावर ले रहे हैं। हाँ, यहां पे क्या था? फॉर द फर्स्ट टाइम कंपनी का जो भारत में जहां जहां भी पोजीशंस था, उसको रेफर किया गया एज ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया।
अगर पूछा ये जाएगा क्वेश्चन में कि बाय विच एक्ट it was demonstrated that henceforth the company's positions were to be called as the British possessions in India, it would be Pitt's India Act 1784. Clear है? तो ये नोट लिख लीजिए. By the Pitt's India Act 1784, by the Pitt's India Act 1784, it was vividly clear. It was vividly clear and demonstrated that companies' territories in India for the first time, comma देख लीजिए, comma for the first time called the British possessions in India. इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी के अफेयर्स पे या कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन पे अब किसका कंट्रोल हो गया? ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल हो गया. क्लियर है? तो ये भी लिख लीजिए. henceforth the British government was given supreme control over companies' affairs and administration in India. In India. अच्छा, 1786 का दो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जो है, एक तो ये हो गया कि कमांडर इन चीफ, द पोजीशन ऑफ द कमांडर इन चीफ वाज, लिखो नहीं समझ लो, द पोजीशन ऑफ द कमांडर इन चीफ वाज को-ज्वाइंट विथ गवर्नर जनरल. और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि गवर्नर जनरल का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, अब वो गवर्नर जनरल को ये पावर हो गया इसी एक्ट के माध्यम से, पहले नहीं था, कि पूरे काउंसिल के डिसीजन को ओवरराइड कर सकता है. ये पहले नहीं था. समझ में आया? यानी तीन आदमी है बाप, एक तो आदमी चलाया ना, मैंने उसका पोजीशन यहां चलाया. अब तीन अगर अगेंस्ट है किसी मैटर पे, और वो व्यक्ति जिसके पास गवर्नर प्लस सीएनसी है, वो अब क्या करेगा? इसको ओवरराइड कर देगा. ये कुछ भी करते रह जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा. क्लियर है? तो लिख लीजिए एक्ट ऑफ 1786, हेडिंग डालिए द एक्ट ऑफ 1786. उसमें पहला पॉइंट लिखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस वाज अपॉइंटेड as Governor General of India of Bengal. गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. अभी इंडिया बंगाल का नहीं चर्चा कर रहे हैं, अभी इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है? विथ सीएनसी, विथ पोजीशन ऑफ कमांडर इन चीफ. अब इसको इसलिए कहा गया क्योंकि इस एक्ट में एक और प्रोविजन ये था कि गवर्नर जनरल के पास ज्यादा पावर दिए जाएं, तब जाके वो ओवरराइड कर पाएगा अपने काउंसिल को. इन ऑर्डर टू ओवरराइड द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, unless he had more powers statutorily, he won't be able to override.
So the very fact that both the demands are met successfully, before what happened, British Parliament or British government did that invest more powers on Governor General. That is why Lord Cornwallis is a very powerful person. और एक क्वेश्चन भी आया था मेन एग्जामिनेशन में कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो फिलॉसफी है, जो पावर है, जिस ढंग से उसने यहाँ पे काम किया, उसमें सबसे बड़ा है परमानेंट सेटलमेंट। आप लोग जानते हैं, कुछ मालूम है परमानेंट सेटलमेंट के बारे में लॉर्ड कॉर्नवालिस का? पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में मालूम है? ही इज द फादर ऑफ ICS इन इंडिया, सिविल सर्विसेज लाने का। तो ये सारे काम करने के बाद कैसे कर पाया वो काम? इतना मेजर चेंजेस क्यों कर पाया? हम लोग सब याद कर रहे थे ये सब किया, लेकिन ये सब किया कैसे? वाराणसी भी कर सकता था, लेकिन उसको उतना पावर ही नहीं था। बात समझ रहे हो? तो ये सारे पावर्स के कारण वो कारण ही था कि उसको ज्यादा पावर दिया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट के माध्यम से। परमानेंट सेटलमेंट तो सबसे बड़ा जमींदारी सिस्टम जो था, ठीक है। बाद में महालवाड़ी सिस्टम आया, काफी दिन बाद रियोटवाड़ी सेटलमेंट आया। रियोट्स का मतलब क्या होता है? फार्मर्स, पीजेंट्स, हाँ। तो क्या लिखा है इसमें आपने? Lord Cornwallis was appointed as the Governor General of India with position of Commander in Chief. और सेकेंडली this position of his position was invested with more powers. His position was invested with more powers. So that he could easily override the decisions of the council. He could override Decision of the council. अब ये शुरुआत था। इसके बाद जितने भी गवर्नर जनरल आए, सबके पास ये पावर आया, इन टोटो सबके पास, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो यहां डाल दीजिए नोट थोड़ा सा। thereafter this provision was extended to all governor general. क्लियर है? तो कौन कौन सा एक्ट क्लियर हो गया अभी तक, बगैर देखे हुए बोलो तो? Regulating Act of 1773, Act of अच्छा, अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट वाज स्टैब्लिश्ड, ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि सुप्रीम कोर्ट वाज स्टैब्लिश्ड इन 1773, इन 1774, इन 1775, नन ऑफ द अबव, 74 और वहां पे ऑप्शन है बाय द एक्ट ऑफ 1773, तब क्या बोलेंगे आप? by the Act of 1773. क्वेश्चन ही है वॉज स्टैब्लिश्ड और ऐसे करके डैश दिया हुआ है। बाय द एक्ट ऑफ 1773, इन 1774, बोथ ए एंड बी, By the Act of 1774. दोनों होगा ना। स्टैब्लिश तो हुआ 74 में, लेकिन 74 में स्टैब्लिश होने के पहले क्या हुआ? एक्ट पास हुआ ना। तो बाय द एक्ट ऑफ 1773, बट इट वाज एक्चुअली established in 1774. अब यहां से चार्टर एक्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो 20-20 साल चलता है। द चार्टर एक्ट ऑफ 1793। अब देखो, इसका नाम चार्टर एक्ट, कुछ प्रभाव पड़ा? क्यों इसका नाम चार्टर एक्ट दिया गया? British influence
क्राउन का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। तो ये सब क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन है, जिससे आप समझ जाइए कि हर 20 साल तक वो चलेगा और वो अब ब्रिटिश पार्लियामेंट से गाइड होगा। कंपनी का रोल जो है वो डिमिनिशिंग, वेनिंग हो रहा है, और एक समय ऐसा आ जाएगा वेयर क्या हो जाएगा, कंपनी जो है वो एक कॉमर्शियल एंटाइटी, जहां से वो आए थी वो कॉमर्शियल एंटाइटी भी खत्म हो जाएगी, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के रूप में रह जाएगी बहुत थोड़ा, उसके धीरे धीरे उसका समाप्ति हो जाएगा। तो पहला पॉइंट लिखिए, 1793 में इंक्रीज डिसेंट्रलाइजेशन, टॉपिक दीजिए उसी में, इंक्रीज डिसेंट्रलाइजेशन। The Governor General was given immense power over the subordinate presidencies of Bombay and Madras. अब उसके पास पावर किसके किसके सबऑर्डिनेट किसके, मद्रास और बॉम्बे। The Governor General was given immense power over the subordinate presidencies of Madras and Bombay. BOC के कंपोजिशन को अल्टर किया गया, लिख लीजिए, द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल वॉज अल्टर्ड। पहले कितने मेंबर थे, 6 मेंबर्स थे। अब एक प्रेसिडेंट और 2 जूनियर मेंबर, विथ 1 प्रेसिडेंट एंड 2 जूनियर मेंबर्स। अब ये दोनों के साथ पहले चेंज समझ लो क्या है, 6 मेंबर्स में से एक तो ये था, चांसलर एक्सचेकर था, उसके बाद 4 मेंबर ऐसे थे जो कि प्राइवी काउंसिल्स यानी ब्रिटिश क्राउन से उनका अपॉइंटमेंट होता था। यहां अब कोई जरूरी नहीं है। तो 2 जूनियर मेंबर्स नॉट नेसेसरली टू बी अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश क्राउन। अब कंपनी के ट्रेड लाइसेंसेस को पे भी अप्रेजल किया गया, और अप्रेजल के उपरांत आफ्टर अप्रेजल ये बताया गया कि हर 20 साल में, अगले 20 साल तक ये चलेगा, फिर इसको रिन्यू करेंगे, फिर 20 साल चलेगा। तो लिख लीजिए, द एक्ट रिन्यूड द कंपनीज कॉमर्शियल लाइसेंसेस एंड प्रिविलेजेस। The Act renewed the company's commercial privileges and licenses for the next 20 years. और सीनियर मेंबर्स जो थे कंपनी के, समझ लीजिए, उनको बोला गया कि आप भारत के छोड़कर जा नहीं सकते हैं, और बगैर प्रायर परमिशन का जो भारत छोड़ के गया इसका मतलब वो रेजिग्नेशन होगा, त्यागपत्र माना जाएगा। ऑल सीनियर ऑफिशियल्स वर गिवन a strict instruction not to leave India without prior permission, and if they leave in similar manner that would amount to tantamount to resignation. लिख लीजिए अपने से, ये अपने लैंग्वेज में लिख के दिखाइए।
क्लियर है? और एक अपेक्षा, एक एक्सपेक्टेशन जिसको कि बहुत फाइनेंशियली तौर पर कंपनी को चार्ज किया गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी को चार्ज ये किया कि अब आप 5 लाख पाउंड पर एनम आप ब्रिटिश सरकार को देंगे, जिसमें कि सैलरीज जो होगी स्टाफ की, जो इंटरेस्ट होगा, जो पहले पैसा लिया है उसका इंटरेस्ट होगा, वो सारा काट करके जो बचेगा उसमें से 5 लाख पाउंड उसको देना होगा। यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो सैलरी है, जितने मेंबर है बोर्ड ऑफ कंट्रोल के, उसके बाद स्टाफ की सैलरी वो कौन अब पे करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी। किसको पे करेगा? इन लोगों को। उसको पे करने के बाद जो बचेगा अमाउंट, उसमें से 5 लाख पाउंड पर एनम, ये है पर एनम, किसको देगा? ब्रिटिश सरकार को। समझ में आया? ब्रिटिश सरकार ने ये कहा, किसको कहा? ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि जो सैलरीज ऑफ द स्टाफ है वो आप पे करेंगे। क्लियर है? जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो मेंबर्स जितने हैं उनकी सैलरी भी आप पे करेंगे। ठीक है? पहले जो पैसा लिया हुआ उसका इंटरेस्ट भी आप हमको देंगे, और उससे जो पैसा बचेगा आपके पास जो पूरा साल का, उसमें साल में से 5 लाख पाउंड आप ब्रिटिश सरकार में जमा करेंगे। क्लियर है? समझ में आया? फिर समझ लो। ब्रिटिश सरकार ने कहा, किसको कहा? कंपनी को। क्या कहा? कि आफ्टर द पेमेंट ऑफ द सैलरी ऑफ द एंटायर स्टाफ ऑफ द कंपनी एंड ऑल्सो द बोर्ड ऑफ कंट्रोल प्लस द इंटरेस्ट ऑफ द मनी दैट यू हैव अर्ली टेकन, रेस्ट मनी per annum, whatever amount it is, out of that 5 lakh pound you have to deposit with the British government. समझ में आया? लिख के दिखाइए। नहीं, यहाँ क्या दिक्कत है? हवा आ रही सुन नहीं। अच्छा ठीक है। पढ़िए क्या लिखे आप। दो पॉइंट मैंने बोला था अभी लिखने के लिए। I asked you to write 2 points, right? The first point that you have to read now. कंबाइन कर दिया सब। कोई दिक्कत नहीं। Understanding is more important. Yes. Said to East India Company valid Parliament of Britain that we had to pay the salary of the ECI East India Company workers plus the salary of the Board of Control plus the interest rate and among all they had to pay a wholesome amount of 5 lakh pounds to British government. Yes, ठीक है। और prior to there was one more point which I asked you. Before that, there was one more point. First, क्या था? आप पढ़ो। Was instructed to senior Listen.
it was instructed to senior members to not to leave India without British Crown permission. If they do so, it will be resulted into their resignation. It would mean or tantamount to the resignation from the company. Clear है? अब देखो एक और पॉइंट लिखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्रिटिश इंडिया एक्ट हम लोग चार्टर एक्ट जो है 1793 के तहत कोई भी गवर्नर जनरल अपॉइंट होता है, किसी भी प्रोविंस में कोई गवर्नर अपॉइंट होता है या कमांडर इन चीफ अपॉइंट होता है, कोई भी, प्रायर अप्रूवल ऑफ द क्राउन वाज मेड नेसेसरी। क्लियर है? समझ में आया? कोई भी, फिर समझ लो, कोई भी व्यक्ति, anyone who is appointed as the Governor General of India, anybody who is appointed as the governor of the provinces over which the British rule is there, British rule states है, उसके गवर्नर भी होंगे, वो और प्लस गवर्नर जनरल प्लस कमांडर इन चीफ, 3 आदमी है ना। ये 3 अपॉइंटमेंट में किसका अप्रूवल रिक्वायर्ड है? क्राउन का, तब जाके इनका अपॉइंटमेंट है। ये लिख लीजिए, ये लिख के दिखाइए। Prior approval of the crown was made necessary or as a precondition for the appointment of Governor General, Governor of the provinces and Commander in Chief. वो पॉइंट जो आपने लिखा है, आप बताओ क्या लिखा है, लास्ट वाला पॉइंट पढ़ो। Prior approval was necessary. Prior approval of the crown was necessary for the appointment of Governor General, Governor of Provisions, and Chief Secretary. गवर्नर ऑफ Provisions. provinces, Provinces, sorry. provinces Chief Secretary. and Chief Secretary. commander in chief. क्लियर है? कमांडर इन चीफ, 3 अपॉइंटमेंट, गवर्नर ऑफ द प्रोविंसेस, गवर्नर जनरल एंड कमांडर इन चीफ। और लास्ट पॉइंट समझ लो, इस एक्ट के माध्यम से जो लॉज था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो लॉज था, उसका इंडियन ट्रांसलेशन, उसका भारतीय भाषा में अनुवाद, इंडियन ट्रांसलेशन was made all the more necessary. क्यों ऐसा हुआ भाई? अब एक्ट आ रहा है, एक्ट गवर्नेंस को प्रभावित कर रहा है, जिसमें कि पीपल्स पार्टिसिपेशन है, पीपल्स पे इम्पैक्ट जा रहा है। तो जब तक वो नियम कानून नहीं समझेंगे तो क्या होगा? कोर्ट में केसेस बढ़ेगा, नहीं समझ में आएगा। तो उसको वीड आउट करने के लिए इंडियन ट्रांसलेशन, नॉट टू अवॉइड कंफ्यूजन। कॉलोनीज में जब भी आप इंपीरियलिस्टिक डिजाइन से क्रिएट करते हैं कॉलोनी, तो ये सब चीज बातें आती हैं सामने, तो ये सब उसी का हिस्सा है। ठीक है, तो इंडियन ट्रांसलेशन अब लिख लीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉज नीडेड टू बी ट्रांसलेटेड इन इंडियन लैंग्वेजेस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉज needed to be translated into Indian languages. एक बार सारे पॉइंट पढ़ लीजिए। कितने एक्ट हो गए आज? 5 हो गए। आर यू श्योर कि 5 हो गए? कौन कौन हुआ, पढ़ो, बताओ, बगैर देखे हुए बताओ। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ, उसके बाद बीच में क्या बोला, बहुत जल्दी बोल दिया आपने। 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट 17, क्यों इसको कहा गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781?
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स के बीच में सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन को लेकर कन्फ्लिक्ट था, उसको सॉल्व करने के लिए। उसको सॉल्व करने के लिए। अच्छा, किसने सॉल्व करने की कोशिश की? ब्रिटिश पार्लियामेंट। दो ऑप्शन है, ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट कमेटी तो उन्होंने बनाया था ना ब्रिटिश पार्लियामेंट में। एक एक चीज को ध्यान में, क्योंकि यूपीएससी आजकल ऑप्शंस बहुत ही क्लेवरली दे रहा है ना, आप समझ रहे हो, उसमें फंस जा रहा है मामला तो, और वो अंग्रेजी में भी लपेट देता है तो इसलिए इंग्लिश को भी ध्यान, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप खुद लिखो, उसका कारण ही यही है। ठीक है, हाँ बताओ। उस पॉइंट ऑफ टाइम तक ब्रिटिश पार्लियामेंट उसके क्राउन के द्वारा इलेक्ट थे, मतलब उस समय तक जो है पार्लियामेंट ब्रिटिश वो क्राउन का हेड था उस समय तक, या नहीं देखो, क्राउन का रोल अलग है। जब किसी को हमें चार्टर देना है, किसी को इम्प्लीमेंट करना है कोई चीज, लॉ नहीं है, जब क्या है सरकार का आदेश है तो वो कौन लेगा? क्राउन लेगा, उसका दस्तावेज अलग है, लेकिन उसको अमली जामा पहनाने के लिए जो नियमबद्ध करना है, कानून बनाना, तो वहां ब्रिटिश पार्लियामेंट आएगा। वही मतलब ऑन द एडवाइस ऑफ पार्लियामेंट दे विल मतलब क्राउन विल वर्क। हाँ, ब्रिटिश पार्लियामेंट का काम है जो भी निर्णय लिया, कौन निर्णय लिया? ब्रिटिश पार्लियामेंट। निर्णय किसने लिया? ब्रिटिश क्राउन ने लिया निर्णय, लेकिन उसको लॉ के रूप में लाने ताकि वो इम्प्लीमेंटेड हो जाए, उसके लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट जरूरी हो गया। समझ में? यहाँ पे कोई कंफ्लिक्ट नहीं है। अभी भी क्राउन का अपर हेड है ब्रिटिश पार्लियामेंट। किसमें? नहीं, इट्स अ टाइटुलर हेड। अब तो टाइटुलर हेड है, वो टाइटुलर हेड है इंडिया की तरह। नहीं, हम लोग तो वहीं से लिए हैं ना, जो हम लोगों का हेड ऑफ द स्टेट है, वहां पे हेड ऑफ द स्टेट कौन है? हेड ऑफ द स्टेट क्राउन है। यहाँ कौन है? प्रेसिडेंट है। तो ये सिस्टम ने कहाँ से लिया? ब्रिटेन से लिया। मतलब मेरा क्वेश्चन मतलब ये है कि वहाँ पे पहले ये था ना, पहले क्राउन सबसे ज्यादा पावरफुल थे, उसका सब्सिक्वेंटली टाइम के साथ जो है वो मतलब पार्लियामेंट में पावर रेस्टोर होते गया। तो मैं ये पूछ रहा था कि मतलब फिर जो अभी जो डिसीजन क्राउन लेती थी या पार्लियामेंट ले रही थी, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, उस पॉइंट ऑफ, जिस पॉइंट ऑफ टाइम में ये निर्णय लिया गया, इस पॉइंट ऑफ टाइम में ब्रिटिश पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, क्राउन सुप्रीम। क्राउन के सब कुछ मतलब। अब देखो ना, सिंपल सी बात है, एक कॉलोनी है ना इंडिया, इंडिया तो एक कॉलोनी है, उस कॉलोनी पे एक छोटा सा ईस्ट इंडिया कंपनी को हमने दिया चार्टर के माध्यम से, वो हमारे अनुरूप अब काम नहीं कर रहा है, तो निर्णय कौन ले रहा है? हस्तक्षेप का, इंटरफेरेंस तो क्राउन का ही है। कंपनी रूल एंडेड, क्राउन रूल बिगैन। वहां ये थोड़ी बोला ब्रिटिश पार्लियामेंट रूल बिगैन, नहीं तो नहीं बोला, क्राउन रूल बिगैन। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट देन वाज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट टू द क्राउन। जब भी कोई एक्ट बनना है तो क्राउन तो एक्ट नहीं बनाएगा, बैठ के बनाएगा, उसके पास है कि ब्रिटिश का ना तो उसके पास टाइम है, ना उसके पास उतनी एक्सपर्टीज नहीं है। At that point of time, British Parliament wasn't sovereign. Sovereign, British Parliament sovereign. Because who? Acha, now question is, who made British Parliament sovereign? It was Crown only. Yes. Who made British Parliament sovereign? It was Crown only. And in our context, who is sovereign? We the people. Yes. In our context, who is sovereign? We the people of India. Sovereign sources. बताते हैं ना, we the people of India. Taking solemn resolve to make India into sovereign, socialist, secular, democratic republic. So we the people is supreme. ठीक है? ये थोड़ा बोरिंग है, ये एक्ट मैंने पहले ही बोला था, इसमें ऐसा लगेगा कि अभी करंट से कुछ लेन देन इसका है नहीं, इसका लेना देना हिस्ट्री से है, तो इसलिए, और इसमें बड़े छोटे छोटे चीज हैं, अगर वो आपके यूपीएससी के क्वेश्चन का ऑप्शन का हिस्सा बन गया तो डेंजरस है। तो इसीलिए 6 एक्ट 5 एक्ट करके याद भी करते चले जाओ। 3 दिन लगेगा, 14 एक्ट है, 3 दिन लगेगा, लेकिन याद तो हो जाएगी। ये जो पूरा बड़ा पत्थर ही निकाल दो अपने रास्ते से, हमेशा के लिए याद कर दो। एक प्रोविजन पूछे, एक्ट बता दो किस प्रोविजन में कौन सा एक्ट, सिंपल है। ये प्रोविजन किस एक्ट से? बोलेगा सीओडी बीओसी की आप बात करते हैं, बाय विच एक्ट सीओडी एंड बीओसी गॉट डिमोलिश एंड न्यू पोजीशन ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज इवॉल्व्ड? 1858।
ठीक है, by which act Governor General had been given absolute power to override the decision of the council. अब क्या होगा? 1996 सर 1994 कैसे? देखो देखो क्या लिखे हो, कहाँ लिखे हो, जो जाओ पीछे जाओ। क्वेश्चन क्या था किससे? मेरा क्वेश्चन ये था, by which act Governor General was given immense power to override the decision of the council. Charter Act 79. क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना। इसे कोई इस तरह से आपस में ग्रुप बना लो, डिस्कस करो, हो जाएगा। अच्छा वो बना लिए थे वो तो हम। अच्छा किसने क्वेश्चन पोज किया था? यू गॉट द आंसर नो? No sir, I'm little bit in confusion. हाँ बताओ बताओ तो। हमको भी कंफ्यूज कर दिया, मैं भी कंफ्यूज हो गई इसमें। Because sir, in the class it was discussed that it is not a fundamental right. It is नहीं देखो, हमें अब समझो पहली बात को, राइट टू इंफॉर्मेशन समझ लो सभी लोग। राइट, इनका प्रश्न ये था कि राइट टू इंफॉर्मेशन जो आपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बोला है, वो एक डिसीजन में वो फंडामेंटल राइट है। अब समझो पहले बात को, मैं भी जान रहा हूं फंडामेंटल राइट है, लेकिन ओरिजिनली वो लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट में नहीं था, उसको तो बाद में इन्फर करके बनाया गया है ना। पहला पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, all constitutional right may not be fundamental right, but all fundamental right is constitutional right. जैसे मैंने एग्जांपल दिया 326 का, उस दिन भी बताया था कि राइट टू वोट जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। उसी तरह 309 है, राइट टू रिमेन विद द गवर्नमेंट, यानी सरकार का हिस्सा बने रहना, वो 309 के तहत होता है, तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लेकिन फंडामेंटल राइट नहीं है। बट ऑल फंडामेंटल राइट्स, उसका जो सबसेट है, सुपरसेट कौन है? सीआर। सीआर इज द सुपरसेट, उसी के नीचे। तो अगर कोई बोलता है कि ये फंडामेंटल, अभी अगर क्वेश्चन आएगा कि ये तो, और उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल और फंडामेंटल राइट, तो फंडामेंटल राइट आप मानेंगे, लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट रहेगा और फंडामेंटल राइट, तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होगा वो। तो एसेंशियली इनिशियली 2005 में जब आया था आरटीआई, 2002 को चेंज कर 2005 में जो आया, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था। बाद में डिसीजन आया इन द कोर्स ऑफ कि वो इन्फर कर सकते हैं वो 19(1) के तहत। तो वो क्या है, अब फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19(1) के तहत। लेकिन अभी भी आप देखेंगे किताब में, पीएम बख्शी की किताब है, पीएम बख्शी के बारे में जानते हैं, बहुत ही मैंने उम्दा किताब है, और वो पूरा बेयर एक्ट है, वो बेयर एक्ट का एक्सप्लेनेशन भी है। तो पीली मेरी किताब देखते हो ना, वो जो लीगल वाला था, उसमें 66वें पेज में आप जाएंगे, उसमें क्या किया, क्लियर कट डिस्टिंक्शन है, बोला फंडामेंटल राइट एंड राइट टू इंफॉर्मेशन। दैट मीन्स वहां पे वो फंडामेंटल राइट का हिस्सा वो मान नहीं रहा है, ठीक है। तो अंतोगत्वा ये बात तय है कि इट इज नाउ इट इज अ फंडामेंटल राइट एज given verdict by Supreme Court, but essentially it is like all fundamental right, it is a constitutional right, ठीक है। तो आप बोले कौन सा एग्जाम्पल बताओ जो कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, तो बता देना आप, 309, 326 अब दे देना, जो कि एफआर नहीं है लेकिन वो सीआर है। अब व्हाट इज स्टैट्यूटरी राइट? अब इसको स्टैट्यूटरी राइट भी कहा गया है एक तरह से, क्यों? क्योंकि ये पार्लियामेंट के माध्यम से पास हुआ एक्ट, तो इसलिए स्टैट्यूटरी राइट भी है, ठीक है। तो इसमें 3 राइट एम्बेडेड आरटीआई में। एक्ट के बारे में आप क्या जानते हैं? कुछ नहीं। अगर कोई जगह कहीं पर भी एक्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? तो ध्यान दो बालिका, I did ask him a question in the spur of the moment, you got diverted there, that what is meant by the term act, and his reply was the general activity that is going on is an act, right? How would you respond to his reply? How would you respond to his reply? यही वाला, तो मैं तो बस हंस दूंगी और कैसे करूँ। सर एक्ट आई थिंक भाई इनका कहना सही है, बोले एक्टिविटीज को एक्ट करेंगे,
है सर, बात तो सही कह रहे हैं, बस कैपिटल या स्मॉल का फर्क है। ये स्मॉल और कैपिटल में चला गया। सर आपने तो कहा था इंग्लिश को भी ध्यान में रखना है। हाँ, इंग्लिश को बिल्कुल सही है। देखो, एक्ट का मतलब कभी भी पूछा गया पॉलिटिकल साइंस के क्लास में या कॉन्स्टिट्यूशन जब पढ़ाई हो रहा हो, वहां पे एक्ट का मतलब क्या होता है? सर पास वो एक बिल है, प्रपोजल है। जब दोनों हाउस से पास हो जाए, यू कैन अंडरस्टैंड हिंदी, व्हेन अ बिल that is a proposal towards legislation, and if it passed by both the houses of parliament, thereafter if it goes for the head of the state's accord and it is accorded duly by the head of the state, it becomes an act. It becomes an act. Got the point? So whenever a question just by way of information is asked by a teacher or anyone else, so act refers something else, not the activity. Whereas act essentially is start with basically the act is activity. हिंदी क्या होती है एक्ट की? बालिका तुम बताओ। ब्लैक, ब्लैक बालिका, देन ग्रीन, देन येलो, देन ब्राउन, ब्लू। एक्ट की हिंदी कौन बताएगा? चलो, तुम तो जानता ही हो, बिहारी है तुम। एक्ट और आर्टिकल की हिंदी? अरे वाह, अनुच्छेद होते हैं। वेरी गुड। अच्छा, अनुच्छेद का दूसरा इंग्लिश क्या होता है? नहीं, आर्टिकल के अलावा भी कोई होता है अनुच्छेद का इंग्लिश? सेक्शन होते हैं। हाँ? सेक्शन नहीं, अनुच्छेद, पैसेज, पैसेज को बोलते हैं अनुच्छेद। ठीक है, वैसे अनुच्छेद अभी आर्टिकल बिल्कुल सही बोला आपने। और एक्ट का मतलब हिंदी में अधिनियम होता है। सर एक चीज पूछना, हाँ, बोलो। कोड और एक्ट में डिफरेंस क्या? कोड, देखो, कोड कहते हैं क्या को, एक होता है अनकोडिफाइड लॉ, एक होता है कोडिफाइड लॉ। जैसे हिंदू एक्ट, मोहम्मडन एक्ट इज नॉट कोडिफाइड लॉ, बट इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है, सीआरपीसी, सीपीसी, आईपीसी, दीज आर कोडिफाइड एक्ट। हाँ, वो अभी तो इन प्रिंसिपल अभी जो सीआरपीसी थी उसमें उसमें कोड ऑफ सिविल क्रिमिनल प्रोसीजर, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, सिंपल कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। हाँ, उसमें आता तो ऑर्डर्स आते हैं उसमें। हाँ, वो क्या होता है? ऑर्डर्स तो जो कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, जो कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, जो बायलॉज बनते हैं, तो वो है एग्जीक्यूटिव क्लास लेवल पे। यानी सबसे पहले पॉलिसी इन्विजनिंग होती है। जैसे मोदी जी क्या किए, सबसे पहले इन्विजन किए पॉलिसी, तो वो स्कीम में टूटकर सब जगह बटा। क्लियर है? लेकिन उनमें से कुछ एक ऐसा है जिसको कि लगा कि पूरा प्रभाव, पूरा सब कॉन्टिनेंट प्रभावित हो सकता है, कि इनडायरेक्ट टैक्स को हम अब इंटीग्रेट कर रहे हैं। ये हमारे एनविजनिंग थी। तो अब ये स्कीम से काम नहीं चलेगा, इसको पार्लियामेंट के माध्यम से एक्ट बनाना होगा, तब लोग इसके महत्व को समझेंगे। तो जीएसटी आ गया, एक्ट, काउंसिल बना, फिर एक्ट बनाना। तो कुछ तो एक्ट के माध्यम से हो रहा है, ये गवर्नेंस का मुद्दा है। जब हम लोग गवर्नेंस पढ़ेंगे तो इस चीज को जानेंगे। और कुछ जो है वो हम डायरेक्टली कर सकते हैं, उसमें एक्ट की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो स्कीम, ये तो स्कीम है ना, सर्व शिक्षा अभियान, इसके लिए एक्ट की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, कोड नहीं, देखो कोड का जो मैंने कोड COD बिल्कुल सही बोला। अभी क्या है, अभी एग्जांपल मैं देता हूं आपको। अभी क्या हुआ कि 44 लेबर लॉ है। चूंकि मैं फैक्ट्री में काम किया हूं तो मैं मालूम है, आई वाज HR हेड, तो वहां पे उसमें 44 लेबर लॉ में कुछ जो not all law was impinging on all industry. For example, some were applicable to automotive sector, some were non-automotive sector, some were garment export, different law. अब सरकार इतने लेबर लॉज हो गए, उस समझना बड़ा मुश्किल था। जैसे आपका वुमेन के लिए अगर हम देखें, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट के लिए फाइट करती है, ठीक है, उस तो अब उसमें एक एक्ट आता है कि वर्कर्स कंपनसेशन एक्ट। तो WC एक्ट बड़ा डेंजरस एक्ट था, उसमें एम्प्लॉयर को बहुत बड़ा लॉस होता था। तो क्या किया सरकार ने, ESI के माध्यम से उसको जोड़ दिया कि जो ESI, जो कंपनी ESI ले लेगी उसको WC इफेक्ट नहीं करेगा।
हाँ समझ रहे, वर्कर्स कंपनसेशन। तो लायबिलिटी कंपनी की कम हो गई, इजी हो गया उसके लिए। तो इस तरह से बहुत एक्ट को में कंफ्यूजन जब बढ़ा तो ये कोडिफाइड किया गया, वेज वाला पार्ट अलग कर दिया गया, उसके बाद फिर वर्किंग कंडीशन वाला पार्ट अलग कर दिया गया। तो अभी कोडिफाई किया गया है फिर से ये वेजेस को, सारे लेबर लॉज को लेबर कोड बनाया गया है। तो आपने बिल्कुल सही बोला, कई सारे एक्ट जो पैसे से संबंधित थे, जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, पैसे से संबंधित है, इसको एक तरफ कर दिया गया। जो फैक्ट्रीज एक्ट है, वर्किंग कंडीशन को इंप्रूव करना है, उसको अलग कर दिया गया। जो मैटरनिटी बेनिफिट है महिलाओं के लिए, मैटरनिटी बेनिफिट है, वो वाला पार्ट अलग हो गया, इस टाइप से किया गया। तो आपने बिल्कुल सही बोला, यू टोल्ड इट वेरी करेक्टली दैट अंडरस्टैंडिंग द वेरी पर्पस फॉर इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई थिंग्स इट हैज बीन कोडिफाइड। तो एक बार आप लोगों ने ये कर लिया, गो थ्रू कर लीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे चार्टर। अब 20 साल कब होगा? 1813। तो लिखिए चार्टर एक्ट 1813। अब कंपनी को बोला गया था कि 20 साल के बाद रिन्यू किया जाएगा, यही लिखा था आपने 93 में। 93 इज 93, यू ऑल नो। 69 इज 69, 89 इज 89। चलो ठीक है, हिंदी ठीक है, गुड। हिंदी में पास करना जरूरी है। तो एंड ऑफ कंपनीज मोनोपोली हो गया वो। अब भैया बोला कि सिर्फ चाय और ट्रेड विथ चाइना, ये दोनों रहेगा अब आपके पास, शेष खत्म। कंपनीज मोनोपोली एंडेड एक्सेप्ट ट्रेड विथ चाइना एंड ट्रेड इन टी। समझ में आया? एक्सेप्ट ट्रेड इन टी एंड एक्सेप्ट ट्रेड विथ चाइना, कंपनीज मोनोपोली ऑफ ट्रेड इन इंडिया वाज पुट टू एन एंड। लिख लीजिए, द कंपनीज कॉमर्शियल मोनोपोली ended except for tea, chai, comma trade with China, और एक था ओपियम, अफीम। ओपियम क्या होता है? अफीम, अफीम की खेती और अफीम का व्यापार। अफीम समझते हैं आप? नशीला पदार्थ जो था, उसको मेडिसिनल प्रॉपर्टीज में, हाँ पॉपीज से ये सब भी मेडिसिनल पावर भी जाता है उसमें। पहला प्रोविजन क्लियर है? क्रिश्चियन मिशनरीज जो पूरे वर्ल्ड में है उसमें था, अब उसकी एंट्री भारत में प्रारंभ हुई इस एक्ट के था। समझ में आया? क्या लिखेंगे? क्रिश्चियन मिशनरीज वेर अलाउड टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस। अब उसका इन्फ्लुएंस किस मैटर में होगा यहां इंडिया में? प्रीच करेगा, सबसे पहले तो दीक्षा देगा ना वो। और अल्बानियन नन, क्या नाम है उनका? मदर टेरेसा, नोबेल अवार्डी, अल्बानियन नन। क्लियर है? 2 पॉइंट, यस और नो? अब इस एक्ट 1813 में हम लोग हैं। 1813 पे यह भी विचार किया गया कि साल का 1 लाख रुपया
भारतीयों के शिक्षा के लिए, ताकि उनका जो नॉलेज है साइंस में, आर्ट में, लिटरेचर में और मिसलेनियस सब्जेक्ट में बढ़े, तो उसके लिए उसको किताब ला के दें, उसको और फैसिलिटीज दें, बाहर से कुछ जो ट्रेनिंग पर्पज से कुछ लोग आए, तो ये सब में 1 लाख रुपया उस समय ईयर मार्क किया गया। 1 लाख बहुत होता था उस समय। आज से हम लोग कितने 100 साल पहले बात कर रहे हैं? 1813, 1913, 2013, 200 साल तो हो ही गया, 213 साल हो गया, 14 साल। तो अब 200 सवा 200 साल पहले का 1 लाख रुपया बहुत मायने रखता था। हाँ? नहीं, वो 1 लाख रुपया ही था, पाउंड नहीं था। पाउंड तो वहां होगा ना, यहाँ तो रुपया ही होगा। सर उस टाइम तो सेम वैल्यू थी ना शायद? नहीं, वो रुपये का अलग था, पाउंड तो वहां के लिए था। अब 5 लाख पाउंड, तो वो बोला कि 5 लाख पाउंड आते हैं, तो रुपया तो नहीं बोला, तो वो जमा कहाँ होगा, इंडियन होगा नहीं, तो अपना वैल्यू कार्ड दीजिए अपना उसको 5 लाख पाउंड, और 1 लाख पाउंड जो पहले लिए तो उसका इंटरेस्ट भरिए, है ना। बीच में उसकी स्थिति खराब, फिर ठीक हुई थी, अब फिर पैर काट दिया, अब सब खत्म किए, बचा कौन कौन? ट्रेड विथ चाइना, ट्रेड इन टी एंड विथ ओपियम एंड इन ओपियम। तो ये लिखिए पॉइंट, एजुकेशन वाला पॉइंट लिख के दिखाइए। साल का 1 लाख रुपया बस। ये क्लियर है? अब लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, लिखिए सेपरेट अकाउंट्स were to be maintained regarding commercial transactions and territorial revenues. And territorial revenues. इस पॉइंट को समझाइए, तो पढ़ के समझिए और समझाइए। रिपीट कर दीजिए। Separate accounts were to be maintained regarding commercial transactions and टेरिटोरियल रिवेन्यूज। ये पॉइंट समझाइए पढ़ के। बैंक वाले अकाउंट्स की बात हो रही है? हाँ? बैंक वाले अकाउंट्स की बात हो रही है या फिर हिसाब किताब वाले अकाउंट्स की? वो बोला तो हिसाब किताब रखने के लिए, अब लेकिन किस किस सब्जेक्ट पे क्यों ये बताइए। तो दूसरा हो सकता है, पहला तो क्लियर है सर, दूसरा हो सकता है एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस पे। सिंपल है, थोड़ा डीप इनटू इट, सबमर्ज इनटू इट, यू विल गेट द पॉइंट, रैक योर ब्रेन्स। कमर्शियल ट्रांजैक्शन में मतलब जो ट्रेड से आता है और टेरिटोरियल रेवेन्यू से जो लैंड रेवेन्यू और टैक्सेस से आता है। ये ठीक है। कंपनी के पास 2 तरह का ट्रांजैक्शन, अब क्या बोल रहा है, जो आप व्यापार करते हैं उसका अकाउंट अलग रखिए, और जो रिवेन्यूज आ रहा है जहां पे आपका कंट्रोल है भारत में, जहां से वहां से भी तो रिवेन्यूज आ रहा है, तो उसका अकाउंट अलग रखिए। सर सीओडी और बीओसी का नाम दोनों का अलग हो गया ऐसे तो? नहीं, वो तो अलग है। बीओसी सीओडी तो रिपोर्ट करने के लिए। ये अकाउंट नहीं है ना, कमर्शियल ट्रांजैक्शन से सब उनका। हाँ, कमर्शियल तो उसका हो गया, ठीक है। और बीओसी वाला जो है वो कलेक्शन ऑफ द टैक्सेस से समझ हुआ, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ टैक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्टीमेटली उसी का होगा, बीओसी की होगी। बिल्कुल सही, ठीक है।
क्लियर है? चारों पॉइंट एक बार फिर से पढ़िए. आई विल आस्क. क्लियर है सारे पॉइंट? अब इसमें एक होमवर्क आपको दे रहे हैं. इसी एक्ट में एक होमवर्क है जो करके लाना है. पहले समझ लो बैकग्राउंड क्या है. यूरोप में एक सिस्टम स्टार्ट हुआ, उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल सिस्टम. क्या था? वो किसने स्टार्ट किया? फ्रांस ने. ठीक है. तो कॉन्टिनेंटल सिस्टम क्या था कि कुछ ग्रुप है, जिसको आपको पता लगाना है कौन कौन से ग्रुप उस कॉन्टिनेंटल सिस्टम में आते थे. ये पहला काम है आप लोगों का, जिसमें कि ब्रिटेन को अलग कर दिया गया था. ये पता लगाना क्यों अलग किया था. तो ब्रिटेन को जो फ्रांस माने यूरोप के जो कॉन्टिनेंटल सिस्टम से उससे जो रेवेन्यू मिल रहा था ब्रिटेन को, वो बंद हो गया. आप समझो पहले बात को, फिर समझो. फ्रांस ने यूरोप में एक स्टार्ट किया सिस्टम. क्या होता है? कॉन्टिनेंटल सिस्टम बिजनेस, कॉन्टिनेंटल सिस्टम ऑफ बिजनेस. अब ये कॉन्टिनेंटल सिस्टम ऑफ बिजनेस में ब्रिटेन अलग था. ब्रिटेन को सब लोगों ने मिलकर अलग कर दिया. तो ब्रिटेन को जो रेवेन्यू मिल रहा था ट्रेड करने से अदर एरियाज में यूरोप में, वो तो बंद हो गया ना. वो तो बंद हो गया. वो किसके चलते हुआ था? फ्रांस से. क्यों हुआ था ये पता लगाइए, होमवर्क है. हाँ, वो पता लगाइएगा. आपको एग्जाम्पल है. ठीक है, आप पार्टली ठीक है. तो अब उसकी वजह से जो हुआ, तो वो अब अपना रुख कहाँ किए? एशिया की तरफ मूव किए. कौन? अदर पार्टी. क्लियर है? तो किससे? ब्रिटिश गवर्नमेंट से मांगेगा भैया हम भी जाएंगे अब इंडिया, हम भी ट्रेड करेंगे. ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया, मुझे भी दीजिए आप. जिस पे ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या होगा? अपोज करेगा, क्योंकि एक तो इधर से ही कट गया और ऊपर से उसका हिस्सा उन लोग लेगा तो और दिक्कत होगी. तो इस सारे इशू को एक होमवर्क बनाइए और कल मुझे बताइएगा. समझ में आएगा? जिसका उसका रेवेन्यू कॉन्टिनेंटल सिस्टम, ये होमवर्क है आपको. ठीक है.